हाय एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। अब हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा। मतलब कहने का है कि आपको वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। कोलिनियरिटी से शुरू कर रहे हैं तो कोलिनियरिटी को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, जब कोई दो वेक्टर रहते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और बेसिकली डायरेक्शन रेशियो होता है एक वेक्टर का। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। थ्योरी क्लास एक सेपरेटली एग्जिस्ट करती है, इसके लिए मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ज़्यादा उसमें जाऊंगा नहीं अलग से सेपरेटली। लेकिन हाँ, जितना ज़रूरत होगी उतना बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगर हमें प्रूव करना है कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं, तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स कहती है कि अगर कोई वेक्टर बी है उसको आप लैम्डा टाइम्स ए लिख सकते हो। मैंने पहले भी बोला था कि जब कोई वेक्टर पैरेलल होते हैं तो बेसिकली दे आर पैरेलल, दे आर कोलिनियर आल्सो, बिकॉज वो मैं ओवरलैप कर सकता हूँ। शिफ्टिंग इज अलाउड इन द वेक्टर केसेस। तो वो कोई स्केलर मल्टीपल होता है। क्या होता है वो कोई स्केलर मल्टीपल होता है। तो लैम्डा इज अ स्केलर। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लेट सपोज हम एक वेक्टर लेते हैं जिसमें कि बी का जो कंपोनेंट है वो है बी वन आई प्लस बी2जे प्लस बी3के, तो वो हो जाएंगे लैम्डा टाइम्स A1I A2J और A3K के। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए इसमें कि इस समय अगर दोनों को इक्वल होना है तो उनके एग्जैक्ट कंपोनेंट को इक्वल होना पड़ता है। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के बराबर होना पड़ता है। यही तो हमने सीखा है इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। तो B1 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स A1, B2 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स A2 और B3 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स A3। और अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि B1 अपॉन A1 जो कि यहाँ पे लैम्डा है, B2 अपॉन A2 जो कि लैम्डा है, और B3 अपॉन A3 जो कि लैम्डा है, अगर हम तीनों रेशियो निकालें, तीनों के एक्स कंपोनेंट के रेशियो, वाई कंपोनेंट के रेशियो और जेड कंपोनेंट के रेशियो को निकालें, और अगर वो तीनों इक्वल आते हैं तो तब ये कहा जाता है कि वो दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तब वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं। समझ गए कैसे निकालना है? तो यही थ्योरी थी। तो चलिए इसे करने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर इसको डोनेट कर लेते हैं। लेट दिस ए वेक्टर बी 2i minus 3j plus 4k. Consider the x component a1 is 2, the y component a2 is minus 3, and the z component a3 is 4. ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मुझे b के लिए भी लिखना पड़ेगा सिमिलर स्ट्रैटेजी पे। ओके, तो -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा जो उसके कंपोनेंट हैं। तो कंसीडर के बजाय मैं यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड का यूज कर लेता हूँ क्योंकि डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो यहां से मैं कर सकता हूँ इसमें भी सेम कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा b1 की वैल्यू हो जाएगी -4, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और b3 की वैल्यू हो जाएगी -8। हमें यह निकालना है कि a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2 और a3 अपॉन b3 तीनों की वैल्यू सेम है। और अगर ऐसा है तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर है, बेसिकली कोलिनियर वेक्टर है। तो a1 अपॉन a2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो वेक्टर कोलिनियर हो वो पैरेलल भी हो। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं पर वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। मैं जब पैरेलल बोल रहा था तो मेरा लॉजिक ये था कि मैं उसको सुपर इम्पोज करा सकता हूँ, एक ही लाइन पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? दो वेक्टर ऐसे हो सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हो सकते हैं, पैरेलल नहीं है ये, तब एंटी पैरेलल है। तो लेकिन तब भी एक लाइन पे लाए जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो कोलिनियर का मतलब ये नहीं होता कि वेक्टर पैरेलल है, पर पैरेलल है तो कोलिनियर होगा, ये कहा जा सकता है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, सॉरी मैं आई एम सो सॉरी फॉर इट, a1 अपॉन b1 क्या होगा 2 अपॉन -4, यानी 1 अपॉन -2 या -1 अपॉन 2। अब मुझे निकालना है, बिल्कुल सही बात है, a2 अपॉन b2। देखिए यहाँ पे अब b2 अपॉन a2 निकालिए, a2 अपॉन b2 निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं a वेक्टर को लैम्डा टाइम्स b वेक्टर लिख सकता था,
इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, ओके। इतना मत उसमें जाइए कि लैम्डा की जगह मैं म्यू लिख दूंगा, कांस्टेंट एक आना चाहिए बस। -3/6 विच इज नथिंग बट -1/2, और दिस विल बी 4/-8। तो A3/B3 will be 4/-8 which is again 1/-2 which is -1/2। तो हमने क्या देखा, VC, V नोट और VC क्या, कि A1/B1 is equals to A2/B2 is equals to A3/B3, hence the vectors A and B are कोलिनियर। ठीक है, समझ गए? इतनी थ्योरी जरूरत थी, उतनी बता दी। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने वेक्टर के, मैंने पहले भी बताया आपको, डायरेक्शन कोसाइंस L, M और N होते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए बेसिकली एंगल नहीं बोल रहा है, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस बोल रहा है, तो बहुत ही इजी तरीके से आ जाता है। सबसे पहले आपको इस वेक्टर को कोई अज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज दिस इज अ वेक्टर A, तो ये है I + 2j + 3k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा √1² + 2² + 3², तो 9 + 4 13 + 1 14, तो 14, तो √14। ठीक है, 4 + 1 + 9। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस जो कि होता है L जो होता है वो होता है इसका x कॉम्पोनेंट 1/द मैग्नीट्यूड विच इज √14। M होता है cos बीटा विच इज नथिंग बट 2 the y component upon the magnitude which is √14, and n is nothing but the z component divided by the magnitude. Basically L is x component divided by the mod of the r vector, okay, mod of the r vector, so sorry for this। ठीक है, तो आप मुझे लगता है समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से सिंपल है, अगर एंगल पूछा जाता है तो वहां पे निकालते cos अल्फा लेते, इसे cos बीटा और cos गामा। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है आगे करने की, इतना सफिशिएंट था। डायरेक्शन कोसाइन नहीं पूछे थे। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। अच्छा, A to B जा रहा है वेक्टर, कहां से कहां जा रहा है बेटा, A to B जा रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या दिया गया है, इट इज, आप इसे पोजीशन वेक्टर की तरह लिख सकते हो। मैंने पहले भी पार्ट में भी सिखाया था कैसे करना है, सिखाया था मैंने, क्या बोला था, चाहे तो दोनों को कार्टेशियन सिस्टम में सब्ट्रैक्ट करके वहां से वेक्टर नोटेशन निकाल लो, या वेक्टर नोटेशन में ला के फिर सॉल्व कर लो, कोई गलत नहीं होता, दोनों मेथड सही होते हैं। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखता तो क्या होता, वो I + 2j - 3k। अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखता तो क्या होता, -I - 2j +k। ये जो होता है इसे हम स्मॉल a कैप कह सकते हैं और इसे हम स्मॉल b कैप कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए बी वेक्टर विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो ये हो जाएगा, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b, -I - 2j +k माइनस ब्रैकेट्स I + 2j - 3k। बस सिंप्लीफाई कर दूंगा डायरेक्टली, -I - 2i -2j - 2j होगा। ठीक है, -4j +k + 3k हो जाएगा, तो +4k आ गया। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इस वेक्टर का पहले क्या निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, अब आप समझ गए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा विच विल बी नथिंग बट दी कंपोनेंट्स टर्म्स के जो भी हैं उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये हो जाएगा √4 + 16 + 16, तो विल बी 36 जो कि हो जाएगा 6। जल्दी आ गया ये, ठीक है, अच्छी बात। तो हमें निकालना है अगर L यानी कि cos अल्फा यानी कि उसका जो कोसाइन है डायरेक्शन कोसाइन, तो उसके लिए पहले L है, वो होता है x कॉम्पोनेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड विच विल बी -1/3। डायरेक्शन कोसाइन हमें m निकालना है, तो -4/6, दिस विल बी इक्वल टू अगेन द सेम, नो इट विल बी ट्वाइस नाउ, सो -2/3, और n विल बी इक्वल टू 4/6 विच इज 2/3।
तो हमें पता लग गया ये कॉस अल्फा है। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब ही है कि कॉस लिया जा रहा है एंगल का, कॉस बीटा है, और ये जो है ये है कॉस गामा। ये तीन हमारे कंबाइन कहलाएंगे आंसर। सिंपल है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। मैंने पहले भी पढ़ाया था अभी, ये पिछले वाले पार्ट में मैंने बोला था कि जब आप किसी एक वेक्टर को डिनोट करते हैं जो कि 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये आपके लिए एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं, इसे जेड मान लेते हैं। तो ये हमारी आई एक्सिस होती है। तो कोई वेक्टर है, लेट सपोज ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ओपी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, वाई के साथ है बीटा, और जेड के साथ है गामा। तो इसके कोसाइन लेने पर क्या आता है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, ठीक है। अगर आपको ये प्रूव करना हो कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अगर आपने ये प्रूव कर लिया दैट इज ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब वो वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सेस के साथ, ठीक है। तीनों एक्सेस के साथ वो क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो वो यहां पे कहीं पे है, लेट सपोज, तो यहां से भी मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है, यहां से भी 30 डिग्री बना रहा है, और ऊपर से भी 30 डिग्री बना रहा है। इसको ऐसे देखिएगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। और ये आपका वेक्टर है, ये जो ब्लैक वाला मेरा पेन है, ठीक है। तो इसका एंगल इसके साथ, इसका एंगल अंगूठे वाली साइड के साथ, इसके साथ, और इसका एंगल ये मिडिल फिंगर के साथ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमें इसका निकालना है। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन कोसाइन एल और एम और एन। उसके पहले हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कोई वेक्टर, ए वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस के एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, ओ सो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √1² प्लस 1² प्लस 1²। सही बात है। तो ये हो जाएगा √3। अब हमें निकालना है एल वैल्यू, जो कि होती है कॉस अल्फा, जो कि होती है एक्स कॉम्पोनेंट जो कि 1 है, अपॉन द मैग्नीट्यूड विच इज √3। तो यहां से अल्फा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। इसी तरह हमें निकालना पड़ेगा एम, जो कि होता है कॉस बीटा, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन, अगेन सेम है √3, वो तो दिख ही चुका है, आपको भी दिख चुका होगा। तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे एन, जो कि है कॉस गामा, सेम z कॉम्पोनेंट क्या है 1 अपॉन द मैग्नीट्यूड विच इज √3। सो गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। अब आप ध्यान से देखिए अल्फा बीटा एंड गामा, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, हेंस द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। लिख लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining two points p and q whose position vectors are respectively this in the ratio 2:1 internally externally। थ्योरी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, पहले थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं आपको। जब भी एक वेक्टर का डोनेशन दिया हो, लेट सपोज, और आपको ये बोला जाता है, अज्यूम करिए मैं ये एक्स एक्सिस हटा देना थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है आपको। अज्यूम करिएगा वहां पे एक एक्सिस है, ठीक है, ये मिस मत करिएगा प्लीज। तो यहां एक ओरिजिन है और इसी से 2 वेक्टर निकले, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 वेक्टर हैं अगर, तो एक तो ये हो गया, एक मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं यहाँ पे, एक वेक्टर एक ये, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर है, अज्यूम करते हैं, इसको बी वेक्टर बोलता हूँ। थोड़ी देर सुनिए इस बात को। यहाँ पे जनरली इसको पॉइंट दिया गया है पी और क्यू, तो मैं इसे पी बोल देता हूँ और इसे क्यू बोल देता हूँ, और ऐसा करने की वजह से मैं इसे पी और क्यू, छोटा पी और छोटा क्यू बोल देता हूँ, ठीक है, क्लैरिटी रहेगी। तो इसको मैं पी और क्यू बोल देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अगर इन वेक्टर्स को ज्वाइन किया जाए तो इस पे कोई वेक्टर है आर, जो इन दोनों की ज्वाइन को एक बार इंटरनली करता है और एक बार एक्सटर्नली करता है। जब वो इंटरनली करता है तो पी क्यू को तोड़ता है P और Q को, तो P से तोड़ता है 2 की तरफ और यहां से तोड़ता है 1, तो इसे कहते हैं 2:1 का रेशियो।
इंटरनली। जैसे आपने ग्रेड 10 में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, वही सेम सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, वहां एक्सटर्नल नहीं पढ़ा है बस। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 है, पी की साइड से 2 है और क्यू की साइड से 1 है। डायग्राम थोड़ा सा अनइवन हो गया, थोड़ा इधर बनना चाहिए था आर को। चलिए इसको सही कर देता हूँ। चलिए अच्छा, एक बार रुकिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को। अब एक चीज इंटरनली के लिए तो समझ में आता है, एक्सटर्नली के लिए क्या करते हैं, जो वेक्टर होता है, लेट सपोज ये मेरा सिचुएशन है, तो जो वेक्टर होता है अगर इनको ज्वाइन करने वाला, वो बेसिकली एक्सटर्नली तोड़ता है, तो वो वेक्टर खुद यहां पे होता है और यहां से यहां तक की दूरी 2 होती है और ये दूरी जो होती है ये 1 होती है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो वो P से लेके R तक की दूरी 2 होती है और ये दूरी क्या होती है, Q। ये एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। दोनों ही केसेस में बस हमें फॉर्मूला याद रखना है और इसको सॉल्व करना है। बहुत डिटेल में थ्योरी आएगी, पर मुझे बस थोड़ा आइडिया देना था, मैंने उतना दे दिया है, ठीक है। अब इस वेक्टर को निकालना है मुझे, जो कि मेरा OR वेक्टर है। दोनों केस में मुझे यही वेक्टर निकालना है जो मैंने बनाया अभी, OR वेक्टर, यही पता करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, कैसे आया फॉर्मूला, वो थ्योरी क्लास में एग्जिस्ट करेगा। इंटरनली के लिए करते हैं, तो तब जो होता है, कोई भी दो वेक्टर हो जो रेशियो m/n में कर रहा हो, किस रेशियो में, m/n में कर रहा हो, तो इधर वाले वेक्टर को इधर वाले पॉइंट को इधर वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाले को इधर से करते हैं, जैसे सेक्शन फॉर्मूला में करते आए हैं। तो वो हो जाएगा mq प्लस np अपॉन m प्लस n। दिस विल बी द वेक्टर r, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r, तो इसमें स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा उसका, स्मॉल r की बात हो रही है, तो स्मॉल r जो होगा वो होगा mp, यानी कि ये मेरा m है, mq np अपॉन m प्लस n। ऐसा करने से क्या होगा, m की वैल्यू क्या है, 2:1 है रेशियो, तो 2 टाइम्स द q वेक्टर, ये हमारा है q वेक्टर और ये हम लोग को दिया गया है p वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दिए हैं, स्मॉल सिंबल से डिनोट होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स q माइनस i प्लस j प्लस k प्लस np, n क्या है 1, लिखे ना लिखे क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो हो जाएगा i प्लस 2j माइनस k अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस i माइनस i 2j प्लस 2j 4j 2k माइनस k अपॉन 3। तो मैं एक काम करता हूं, चलिए अभी इस बार कर लेता हूं, आप इसे साफ अलग से लिख सकते हैं, -1/3i प्लस क्या लिख सकते हैं, और 4/3j प्लस 1/3k। इजी है, समझ गए बात को मैंने कैसे किया अभी इसे कंप्लीट। एक्सटर्नली में मैं बता देता हूं क्या होगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप करिएगा प्लीज, उसको ऐसे होमवर्क ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा सेम फॉर्मूले की जगह बस माइनस आता है, तो mq माइनस np अपॉन m माइनस n। आप करिएगा और ऑप्शन बताइएगा आपका आंसर आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप कर लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा 2 - 1 से, बस न्यूमिनेटर करना है सॉल्व, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस यहाँ माइनस लाना है और सिंप्लीफाई करना है, तो वो मैं छोड़ सकता हूँ इस केस में, मुझे लगता है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। अब की बार P और Q, लेट सपोज Q है, ये P है, तो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग का जो मिड पॉइंट है, अरे मिड पॉइंट कुछ नया थोड़ी होता है, वो भी सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, वो भी इंटरनल डिवीजन ही होता है, बस रेशियो क्या होता है 1:1, रेशियो क्या होता है 1:1। तो जब आप mq प्लस np अपॉन m प्लस n करोगे एज पर सेक्शन फॉर्मूला, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस मिड पॉइंट r, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस मिड पॉइंट r, इट विल बी 1 टाइम्स 1 टाइम्स। तो बेसिकली आप दोनों को सम कर रहे हो, अब p प्लस q लिखो या q प्लस p लिखो, होता तो सम ही है, अपॉन 1 + 1 2। ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी था ग्रेड 10 में, क्या ही नया हो रहा है। तो बस
तो इजी हो गया। तो क्या लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, लेट द मिड पॉइंट बी r, सो द पोजीशन वेक्टर विल बी r वेक्टर, it is given by the sum of the two vectors which are 2i plus 3j plus 4k, I'm just writing in the vector notation, मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया गया है, plus 4i plus j minus 2k upon m plus n which is 2. So simplifying this we get 6i plus 4j plus 2k divide by 2, दोनों पे सेपरेट कर दीजिए, सबसे डिवाइड हो रहा है, तो 3i, ये हो जाएगा 2j, ये हो जाएगा प्लस k. That's our final answer for the midpoint, the position vector of the midpoint. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इजी था, समझ गए, होशियार बन गए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Should at the points a, b and c with position vectors a, b and c, अच्छी बात है, दिया हुआ है, respectively form the vertices of a right angle triangle। ये थोड़ा लेंदी है। हो क्या रहा है, आपको तीनों वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो डायग्राम बड़ा बेकार से लगता है, मैं बनाऊंगा लेकिन फिर भी। तो ये अज्यूम करिए कि ये एक ट्राइंगल बनता है जो कि है ए, बी और सी से। मुझे नहीं पता ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, अज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ए यहां पे होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाएगा ए वेक्टर, ये हमारा ओरिजिन है, ये जो है ये है सी वेक्टर, और ये जो है ये है बी वेक्टर। तो बेसिकली ए, बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, जो कि दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि जब हमें साइड निकालनी होती है, यानी वेक्टर ए बी पता करना होगा, जब हमें वेक्टर क्या पता करना होगा बेटा, ए बी, जब हमें वेक्टर ए बी पता करना होगा तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज बी माइनस ए, करेक्ट। उसको निकालना पड़ेगा, फिर हमें ए सी निकालना पड़ेगा, और फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी सी। तीनों वेक्टर्स निकालने के बाद, जो कि साइड वेक्टर्स होंगे उस ट्राइंगल के, हमें उनके मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा, और ये चेक करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है कि नहीं। अगर पाइथागोरियन थ्योरम होल्ड कर रहा है तो वही राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो हमने ग्रेड 10 में भी कर रखा है, ये तो हमने ग्रेड 8 में भी कर रखा है, इसमें नया ही क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सही बात है, कुछ नया नहीं हो रहा है। क्या सिखा दिया एक्स्ट्रा, वेक्टर बता दिया। वेक्टर ऐसा कोई जादू चीज तो हो नहीं रही है, सिंपल सा आई जे के हो रखा है बस। कार्टेशियन तब भी पढ़ा हुआ था ग्रेड 10 में भी, एक्स और वाई एक्सिस में पढ़ा था, अब की बार वेक्टर में एक्स वाई जेड एक्सिस दे देते हैं। इतना घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में अगर आप घबरा रहे हैं तो बिल्कुल ही बेकार है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो घबराए बिना जाइए। ठीक है, तो b माइनस ए करेंगे, तो पहले b वेक्टर लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस के। कभी भी घबराइए नहीं इस चीज से, बस कठिन चीजें हैं, मैं बोलता नहीं हूं कि सब आसान होता है, सब आसान नहीं होता है, लेकिन ये आसान है, बस इतना बता सकता हूं। ठीक है, फ्रैंकली बोलना। आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ये कठिन है। 2i माइनस 3i माइनस आई, मैं स्टेप खा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा समय हो गया। माइनस जे प्लस 4j, 3j प्लस के प्लस 4k प्लस 5k, ए बी वेक्टर आ गया। ये हमारी इक्वेशन अभी हम रख लेते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो रूट ओवर 1 स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर होगा, हाँ हाँ मुझे पता है। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 प्लस 25 35, तो कुछ नहीं हो सकता, भी ऐसे ही रख लेते हैं। ए बी आ गया। चलिए बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज और आपको सिखानी है मुझे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होगा, या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, कुछ भी कर लीजिए, बाद में करेंगे उसको, अभी हमें ये करना है। तो ये हो जाएगा बी सी वेक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्मेशन इज एसेंशियल स्टेप, कि आपको दिखाना है कि आपका जो ए बी वेक्टर है प्लस बी सी वेक्टर है वो ए सी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस, आप ऐसे ही बोल सकते थे, ए बी प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, तो क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 होता है और सी ए माइनस ए सी होता है, डायरेक्शन बदल देंगे तो साइन बदल जाता है। सही बात है ना। चलिए बी सी वेक्टर निकालते हैं, ये होगा सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो सी वेक्टर क्या है, आई माइनस 3j माइनस 5k, माइनस बी वेक्टर जो कि है 2i माइनस j प्लस k। ठीक है,
तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, i माइनस 2i माइनस 3j प्लस j माइनस 5k माइनस k। ठीक है, तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। इट विल बी रूट ओवर -1 का स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी चीज है, क्या इसमें कुछ क्या एनर्जी डाले टीचर, एकदम बेसिक चीज सिंप्लीफाई कर रहा है। कुछ अच्छी चीज हो तो सिंप्लीफाई करेंगे ताकत डाल के उसके अंदर। 1 + 4 5 5 + 36 41। तो BC की मैग्नीट्यूड आ गया BC वेक्टर का। अब हमें निकालना पड़ेगा, लास्ट हमारे पास रह गया AC वेक्टर, तो हम AC वेक्टर भी निकाल लेते हैं। AC वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालते हैं, i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k माइनस A वेक्टर क्या है 3 माइनस 4 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 4। एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, सही लिखा है। तो ये हो जाएगा i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4j, तो प्लस j माइनस 5k प्लस 4k माइनस k। सही बात है। तो यहां से AC वेक्टर आ गया, तो मॉड ऑफ AC वेक्टर क्या हो जाएगा, रूट ओवर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 विच इज 6। अब आप प्लीज एक चीज देखिए, AB वेक्टर लिखा है -i प्लस 3j प्लस 5k। मैं यहां पे लिख के करके दिखा देता हूं, ठीक है। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। AB इज -i प्लस 3j प्लस 5k। आपको इसमें जोड़ना क्या है, BC वेक्टर जो है -i माइनस 2j माइनस 6k। ठीक है, तो क्या जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, -i माइनस 2i। देखिए AC वेक्टर में -2i आया था। 3 माइनस 2 1j, देखिए 1j लिखा हुआ है। 5 माइनस 6 माइनस के, तो देखिए माइनस के लिखा है। तो यानी ये एक ट्राइंगल है। और अब हमें प्रूव करना है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि किसी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो आपको पता है, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं टू मेक यू फील लिटिल बिट कंफर्टेबल इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। AB was √35, BC came out to be magnitude of course √41 और AC आ गया √6। होशियार हो, अगर मैं मॉड AB का स्क्वायर करूं दैट विल बी 35, अगर मैं मॉड BC का स्क्वायर करूं दैट विल बी 41 और अगर मैं मॉड AC का स्क्वायर करूं दैट विल बी 6। So I have found that AB square plus BC square is equals to, I'm so sorry for it, AB square plus AC square is equals to BC square, क्योंकि 35 plus 6 is 41। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ट्राइंगल बनाता तो हाइपोटेन्यूस कौन सा वेक्टर होता, BC वेक्टर होता। तो मैं अगर इसे B लिख दूं, इसे C लिख दूं, तो ये A है। मैंने अज्यूम भी बिल्कुल सही कर लिया था, ये तो मतलब हिट एंड ट्रायल में बहुत सही हो गया। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे अज्यूम कर लिया था रैंडमली, और ए पे 90 डिग्री आ गया। सही है, ठीक है। तो AB प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर एंड द स्क्वायर ऑफ देयर साइड सम इज इक्वल टू द थर्ड साइड स्क्वायर व्हिच इज which is Pythagorean theorem, Pythagoras theorem, Pythagorean theorem, whatever you call, hence they forms the vertices of a right angle triangle। खत्म हो जाता है ये 17 क्वेश्चन। अभी देखिए, आपको ऐसा कुछ बताया था मैंने कि किसी भी ट्राइंगल, मैंने बोला ये थ्योरी अलग रहेगी, आपको कभी पढ़ाऊंगा ट्राइंगल एडिशन तो बताऊंगा कैसे होता है। अभी के लिए तो बस ये है कि AB वेक्टर और इसमें BC वेक्टर जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 लिखा है। नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए AB प्लस BC अरे सॉरी, ये तो हो सकता है, ये तो ट्रू है, क्या मिस कर गया मैं। देखिए AB वेक्टर, एक साइकिल में अगर आप जाते हो AB प्लस BC और लौटते हो उसी साइकिल में, तो वो तीनों का सम 0 होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहलाता है ये। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर जो होता है वो होता है 0 वेक्टर, 0 मतलब 0 वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें नॉट ट्रू ढूंढना है।
ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। अब ध्यान से देखिए, हम सी ए वेक्टर को माइनस ए सी वेक्टर लिख सकते हैं। सबने सीखा है, आपने सीखा है ना ये चीज तो पहले से, कि जब भी एक वेक्टर इधर जा रहा होता है, अगर मैं इसका डायरेक्शन फ्लिप कर दूं तो ये माइनस के नाम से जाना जाता है। माइनस बेसिकली बताता है कि वेक्टर ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए। तो माइनस ए सी ट्रू है क्योंकि सी ए की जगह माइनस ए सी लिखा है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ए बी प्लस बी सी माइनस, अब ये नहीं हो सकता, देखिए, अरे रुकिए, ये भी सही है, ये तो मिसप्रिंट लग रहा है अब मुझे। अरे ये तो एकदम सेम कॉपी कर दिया उन्होंने, एनसीईआरटी में ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों सेम ऑप्शन हो गए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं फिर, क्या डी तो गलत नहीं है? ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए, देखिए ध्यान से, देखिए यहां पे ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए। अब इसमें हो क्या रहा है, बी सी की जगह आप माइनस कर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लिप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ए की जगह सी ए लिखा हुआ है, ठीक है, वो तो फिर अभी भी रूल फॉलो होगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है एनसीईआरटी ने गलत कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी ये गलत है पूरा, ये तो पूरा गलत लिखा हुआ है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, अरे ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब मैं ये कह रहा हूं ये ऑप्शन नहीं हो सकता फिर, ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें सारे ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि देखिए ये बी सी माइनस ए सी लिखा हुआ है, कुछ चेंज थोड़ी कर रहा है इसने। अगर यहाँ पे सी ए लिखता तो मैं इसको गलत भी बोलता, तो ये मिसप्रिंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन ट्रू हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, 19 क्वेश्चन था इसमें। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर है, मैंने बोला था आपको, फिर से बता दो, शुरुआत में मैंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि पैरेलल कोलिनियर होते हैं, पर कोलिनियर पैरेलल जरूरी नहीं है, कोलिनियर पैरेलल जरूरी नहीं है, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू लैम्डा ए, ये तो हमेशा टू कोलिनियर वेक्टर के लिए ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो हमने पढ़ा भी कि किसी भी अगर वेक्टर को आप स्केलर मल्टीपल टाइम्स अदर वेक्टर लिख सकते हो तो वो एक कोलिनियर वेक्टर कंडीशन होती है, क्योंकि तब b1 अपॉन a1, b2 अपॉन a2 और b3 अपॉन a3 यानी कि उनके x कंपोनेंट्स का रेशियो, उनके y कंपोनेंट्स का रेशियो और उनके z कंपोनेंट का रेशियो इक्वल आता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो टोटल वेक्टर्स होते हैं दोनों, वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब ये कह रहा है ए प्लस माइनस बी, अरे एक बात तो बेवकूफ मत समझ रखे हमको, जब हमको पता है कि हम ए को भी तो लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स लिख सकते हैं, हमें थोड़ी पता है कि बी ए के उसके लैम्डा टाइम्स है, अरे दोनों लैम्डा टाइम्स है, 1 अपॉन लैम्डा को म्यू लिख दिया मैंने आज। और अगर इस म्यू को मैं प्लस माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि म्यू तो कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो दोनों एंटी पैरेलल हो सकते हैं ना, तो निगेटिव भी अलाउड है, तो माइनस भी अलाउड है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, हाउ इट कैन बी, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स शुड बी प्रोपोर्शनल, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैं एक बार डी भी पढ़ लेता हूं। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, यस इट्स फाइन, मैग्नीट्यूड से वी डोंट केयर अबाउट मैग्नीट्यूड एट ऑल, हमें कोई मतलब नहीं है कि एक वेक्टर बहुत बड़ा है और एक वेक्टर छोटा है, डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों ओवरलैपिंग कर सकते हैं, दे कैन बी कोलिनियर, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो भी को ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब ऐसे आ सकते हैं, एक ही लाइन में लाई कर सकते हैं, ओवरलैप का मतलब एक ही लाइन वेक्टर पे आ सकते हैं। लेकिन अभी कहने का मतलब है कि दे हैव सेम डायरेक्शन, इट्स फाइन, एक दुगना है और एक छोटा है, क्या ही फर्क पड़ता है, रेशियो तो 1/2 होगा, अरे रेशियो तो 1/2 होगा, अरे मैं तो यही कह रहा हूं ना, लैम्डा की वैल्यू हाफ हो गई है, तो बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का हाफ है, तो उसका मैग्नीट्यूड ही हाफ हो गया होगा, प्रोपोर्शनल तो होंगे, कंपोनेंट तो प्रोपोर्शनल ही होंगे, हाफ के इक्वल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा। तो कुल मिला के दे कैन बी कोलिनियर वेक्टर्स if they have same direction but different magnitudes, yes it's a true statement, they can have different magnitudes but they can be still collinear, but if they have the same direction or even opposite direction, no issues, opposite I mean this way not that way, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, हर एक चीज को समझिए, मिसकंसेप्शन मत बनाइए कहीं पे भी। सी ऑप्शन इज रॉन्ग, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैव टू बी प्रोपोर्शनल, दैट्स द डेफिनेशन फॉर कोलिनियरिटी, कि बी लैम्डा 8 टाइम्स होता है, यानी कि जो कंपोनेंट का रेशियो होता है वो सेम होता है। इसको क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने शुरुआत में कोलिनियरिटी समझाई है कहीं पे, वेयर डिड आई डू दैट, दिस क्वेश्चन, इसको प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा 11th वाले को, ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज डन।
एंड आई फील सो हैप्पी वेन एवर आई फिनिश वन एक्सरसाइज, एंड आई ऑलवेज टेल यू कि आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि आपने थोड़ा मेहनत करी आज और ये खत्म हो गया. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. You do whatever you want to do. If you do not like, just press the dislike button, okay? And yeah, thanks for watching. We'll see you in the next video. Take care.